हेलो स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज कांस्टेंट फंक्शन। ए फंक्शन एफ ए से बी, फंक्शन को लिखने का तरीका यही होता है कि फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज द सेम एफ इमेज इन बी। मतलब यह है कि एक फंक्शन है जो कि ए से बी में है, तो एफ एक्स सी कॉन्स्टेंट फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं। क्या किस तरह से डिफाइन होता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। देखो फंक्शन कहां से कहां तक है भैया, ए से बी में है, ए से बी में है, ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हुआ। तो क्वेश्चन फंक्शन क्या कह रहा है कि ये एक फंक्शन है एफ जो कि ए से बी में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कि जो सेट ए है ना उसके जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 है वैल्यूज हैं, सी बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर विल बी सी, एक एलिमेंट सी होगा जो कि बी में होगा, उससे ही बिलोंग करेंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा सा क्या हो गया कांस्टेंट फंक्शन, कि आप इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट एक सिंगल एक नंबर आना है, रियल नंबर आना है, या फिर जिस फंक्शन जैसे ए से बी में है तो बी में बी सेट में जितने भी एलिमेंट है उनमें से कोई एक एलिमेंट आना है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर। फिर इसकी ग्राफ की बात करें, डोमेन रेंज की बात करें, डोमेन तो इसका डोमेन क्या होगा भैया, कांस्टेंट फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। तो यदि इसके डोमेन की बात करोगे तो डोमेन तो रियल है, आप कुछ भी पुट करो कोई इशू नहीं है, कहीं किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रेंट इसमें नहीं है। रेंज आप वैल्यू कुछ भी पुट करो, आंसर आपको हमेशा सी मिलना है। यदि मैं कांस्टेंट फंक्शन कह रहा हूं कि ये है तो अकॉर्डिंग टू इट आपको आंसर क्या मिलना है, हमेशा सी। रेंज क्या होगा, सी होगा, एक ही एलिमेंट होगा जो कि इसके इक्वल में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एफ एक्स इजिकल्स टू 3 होता तो आंसर आपका हमेशा 3 होने वाला है, ठीक है ना। ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ग्राफ कैसा होगा, देखो y या एफ एक्स इज इक्वल्स टू माना c, ठीक है ना, और ये मैंने लिख दिया कि c 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, ये x एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस, तो ग्राफ क्या बनता है भैया, ग्राफ बनेगा मतलब y इज इक्वल्स टू c, मतलब x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, ये मानो पॉइंट c है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन। तो कांस्टेंट फंक्शन कुछ भी है उनके सबके ग्राफ क्या होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होंगे। यदि यहाँ पर सी नेगेटिव होता तो वो ग्राफ नीचे आ जाता, ओरिजिन से नीचे आ जाता, ठीक है। ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन, आपको ग्राफ आते हैं इसके बनाने, ठीक है। चलिए तो ये था कांस्टेंट फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन, दोनों ईजी है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं भी डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर में। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इसको लिखने का तरीका आई ए है, मतलब एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, तो उसको ऐसे लिख देते हैं आई ए, ठीक है। तो ये फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जो इनपुट है वैसा ही आउटपुट आपको मिल जाए, आपने जो इनपुट किया, कहने का मतलब माना ये एक फंक्शन एफ है फ्रॉम ए टू बी, तो मैंने बोला कि 1 पुट किया तो मुझे 1 मिला, 2 पुट किया तो 2 मिला, -2 पुट किया तो -2 मिला, -3/2 पुट किया तो आंसर भी मुझे -3/2 मिला। दैट मीन्स कि जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। अब इसको एक बार डोमेन की बात करें, देखो आइडेंटिटी फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ भी देखो किसी तरह का कोई ना तो डिनोमिनेटर है और ना ही यहाँ पर स्क्वायर रूट है, सो यू कैन से दैट डोमेन ऑफ एफ इज रियल, कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा, रियल होगा। रेंज की बात करें, रेंज भी क्या होगा इसका, रियल, क्योंकि जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है, तो डेफिनेटली जैसा डोमेन यदि रियल है तो रेंज भी क्या होगा इसका, रियल होगा ठीक है। अब ग्राफ की बात करते हैं। ये आपको मैं कई बार बोल चुका कि y बोलो एफ एक्स बोलो एक ही बात है। तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है भैया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, और ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स का, और यही किसका ग्राफ होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का। क्लियर। तो ये आपके आइडेंटिटी फंक्शन है। देन है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, इसको अच्छे समझना भाई, ये यूज आता है, ठीक है ना। इक्वल और अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे। 2 फंक्शंस एफ एंड जी, 2 फंक्शन है, एफ और जी 2 फंक्शंस हैं,
इन्हें इक्वल फंक्शन कब बोलेंगे? तो 3 कंडीशंस है, 3, और ये इफ वाली कंडीशंस हैं IFF, मतलब ऐसा है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट वन इज कि डोमेन दोनों के सेम होने चाहिए, दोनों का रेंज सेम होना चाहिए, और थर्ड वन इज कि fx और gx इक्वल होना चाहिए। किसके लिए? कि जो एवरी x, हर x के लिए जो कि किससे बिलोंग करती है? उनके करस्पॉन्डिंग डोमेन से। भाई दोनों का डोमेन तो सेम होगा ही होगा 100%, तभी तो वो इक्वल होंगे। तो यदि मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे fx और gx दोनों का वैल्यू क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए, ठीक है ना। किसके लिए? हर x के लिए जो कि उनके डोमेन में होगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इक्वल फंक्शन बोलते हैं या आइडेंटिकल फंक्शन बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि इन दोनों का जो ग्राफ होता है ना वो बिल्कुल सेम ग्राफ होता है। आइडेंटिकल फंक्शन या इक्वल फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होता है? सेम। तो अभी तो थ्योरी तो आपको इतनी सी है कि डोमेन रेंज दोनों का डोमेन सेम, दोनों का रेंज सेम, और दोनों के आउटपुट सेम फॉर इनपुट, ठीक है। फॉर सेम इनपुट उनके आउटपुट भी क्या होंगे? सेम होंगे। चलिए इनको समझने के लिए अपन कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगे, ठीक है सारे। देखो फर्स्ट देखो कि इफ fx इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो बताओ कि ये फंक्शन आइडेंटिकल है कि नहीं है। चारों में से आपको बताना है कौन कौन सा आइडेंटिकल है और कौन सा आइडेंटिकल नहीं है। तो कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट fx दिया हुआ है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना भैया, इसका मतलब मोड ऑफ एक्स होता है, अपन ने मॉड्यूलस फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। gx आपको दिया हुआ है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब बात करते हैं, मुझे बताना है आइडेंटिकल या इक्वल फंक्शन, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डोमेन, रेंज और fx की वैल्यूज बतानी है करस्पॉन्डिंग x, ठीक है। तो पहले इसका डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन ऑफ f, इसका डोमेन क्या होगा भैया? रियल। देखो वैसे तो मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन में बिना किसी चेंजेस के पहले आपको डोमेन निकालना है। तो यदि अपन यहाँ भी डोमेन देखें इसका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का, हालांकि यहाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, एक ही बात होती है, लिखते हैं इसको ऐसे ही है, बट फिर भी यहाँ बात करते हैं। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर x में आप 0 भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव पुट कर सकते हो, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं -2 पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर तो +4, और +4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, तो पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पर इसका डोमेन क्या हो गया? रियल। और रेंज क्या होगा इसका? रेंज होगा 0 टू इन्फिनिटी। केवल मैंने अभी 2 चीज़ें कंसीडर की यहाँ पे, ठीक है। इसकी बात करते हैं, डोमेन ऑफ जी। इसका डोमेन देखें तो इसमें रूट है। अब ऐसे नहीं बोले सर स्क्वायर है, रूट है, आप हटाओगे नहीं कुछ भी, भैया आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करोगे कि x⁻½ हो गया और इंटू 2 हो गया, सर कैंसिल, तो ये x हो गया, ऐसे नहीं। इसको बिना चेंज किए हुए वो जैसा है उसको उसी कंडीशन में उसका डोमेन फाइंड करो। तो इसका डोमेन क्या कहता है भैया? रूट में नेगेटिव नहीं, तो जो ये अंदर वाली वैल्यू है ना x की, ये क्या होगी? 0 या 0 से ग्रेटर ही होगी, नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। आपने -2 पुट कर दिया तो -2 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है ना, इमेजिनरी होते हैं, रियल तो होते ही नहीं है। दैट्स वाई इसका डोमेन क्या होगा भैया? 0 से इन्फिनिटी। तो दोनों फंक्शन का डोमेन ही अलग अलग हो गया, दोनों का क्या हुआ? डोमेन अलग अलग हो गया। दैट्स वाई ये दोनों फंक्शन क्या है? आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। और वैसे देखने में एक जैसे लग रहे हैं। यदि अपन किसी 10th क्लास के बच्चे से पूछें कि भैया बता ये आइडेंटिकल है कि नहीं, तो वो यही तो बोलेगा ना, इसको सॉल्व करोगे वो x लिखेगा, वो मोड x नहीं लिखेगा। इसको सॉल्व करेगा वो इसको भी x से लिखेगा। बोले सर सेम ही है, बट अपन 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर डोमेन सेम नहीं है, ठीक है, फंक्शन ही अलग अलग है। दैट्स वाई ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। नेक्स्ट 1/, तो देखो इसकी बात करें तो यहाँ fx को आप क्या लिखेंगे भैया? fx को लिखेंगे 1/mod ऑफ x, और gx है x/x²। कैंसिल मत करना, ये देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब मोड ऑफ एक्स होता है, इसलिए मैं उसको लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना उसमें। तो बाकी इसको कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है ना, वो बात की बात है। अपन डोमेन देखें, इसका डोमेन क्या होगा भैया? कुछ भी पुट करो बट 0 पुट मत करो बस, ठीक है। आप कुछ भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्स की जगह पुट कर सकते हैं, बट 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें भी क्या होगा भैया? सब कुछ पुट करो बट 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं। तो जो अपॉन में x² है वो आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 0 पुट करने पर प्रॉब्लम होगी। 0 पुट करने पर ये 0/0 फॉर्म आएगा, 0/0 फॉर्म नॉट डिफाइन होता है, ठीक है।
इसी केस में मैं 0 पुट करूंगा तो 0.0 फॉर्म आएगा जो कि नॉट डिफाइन है, इसलिए आप 0। तो डोमेन तो दोनों का सेम है साहब। रेंज की बात करते हैं। रेंज देखें, पहले इसकी रेंज देखें एक बार। तो रेंज देखो, इसका रेंज देखें तो 1 हाँ देखो जो मोड ऑफ एक्स है ना वो क्या होगा भैया, 0 या 0 से ग्रेटर और इन्फिनिटी से लेस होता है। अपन सिंपल मोड एक्स की बात कर रहे हैं। ये हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। मुझे पता करना है 1/mod x, तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, और साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। इक्वल का साइन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मोड एक्स है उसकी वैल्यू 0 है, बट मैं रेसिप्रोकल करूंगा ना तो ये मुझे पता है मैं 0 तो पुट ही नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली यहां से मैं क्या करूंगा, ऐसा मान के चलूंगा कि 0 में पुट ही नहीं कर सकता, तो 0 को इसमें कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका आप लोगों को। ठीक है, क्लियर। अरे कहीं पर x-2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे पता है कि यहां पर मैं x की जगह कुछ भी पुट कर सकता हूं, लेकिन जब मुझे 1/x-2 फाइंड करना है ना, तो ये मेरे को ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैं इसमें 2 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 2 पुट करने पर ही क्या आ जाएगा, 1/0। तो उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो यहां पर साफ साफ समझ में आ जाएगा भैया x 2 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन x 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से। तो 1/mod x भी क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया 0 ओपन। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो गया इस तरह से। ठीक है, इसकी बात करें रेंज। अब क्या होगा, देखो रेंज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x x कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 1/, चलो इसको वैसे समझ लो, आप कर सकते हो वैसे, लेकिन वैसे ही समझ लो सिंपल। आप इसकी रेंज बतानी है अपने को, तो मुझे चीज समझ में आ रही है कि 0 तो मैं पुट नहीं कर सकता, पॉजिटिव पुट करूं। पॉजिटिव पुट करने पर जैसे 5 पुट किया तो 5/25 1/5 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। मैं नेगेटिव पुट करूं, -5 पुट करूं, क्योंकि पुट तो मैं कुछ भी कर सकता हूं ना 0 के अलावा, तो -5 पुट करने पर ही आएगा -5/25 मतलब -1/5। तो कहने का मतलब इसका जो रेंज है, यदि आपको रेंज फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, इसको पहले कैंसिल कर दो। मैंने आपसे कहा था इसको कैंसिल आउट करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो कैंसिल हुआ है वो वेरिएबल 0 नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे लिखोगे, डायरेक्ट 1/x लिखोगे तो वो गलत है। तो x नॉट इक्वल 0, तो आप कैसे समझोगे कि जो x की वैल्यू है ना भैया, माइनस, एक सेकेंड, इसके रेंज क्या होगा भाई, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि मैंने x देखा तो x कितना है, रियल -0, 0 को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको पहले सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल करें तो 1/x, ये साइन चेंज कर देते हैं, -इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और इसका रेसिप्रोकल -इन्फिनिटी, क्योंकि x नेगेटिव में इसलिए -इन्फिनिटी लिखेंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, साइन चेंज, इस वाले 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, क्योंकि x पॉजिटिव है और इसका 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 1/x की वैल्यू भी क्या है, 0 से -इन्फिनिटी और 0 से इन्फिनिटी, मतलब पूरा रियल। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे भैया कि जो ये है रेंज इसका वो भी कितना हो गया, रियल -0। सब कुछ आ सकता है बट 0 नहीं आएगा। तो इस केस में क्या हुआ कि दोनों का डोमेन तो सेम है फंक्शंस का, बट रेंज दोनों की क्या है, अलग अलग है, और रेंज अलग अलग है, इसलिए दोनों आइडेंटिकल फंक्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज f(x) = sin² x + cos² x। ठीक है, तो यदि मैं इसका, वैसे तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाऊंगा तब इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी के लिए आपका पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो डोमेन होगा वो रियल होगा, क्योंकि इसका भी डोमेन रियल होता है और इसका डोमेन भी रियल होता है, sin x और cos x का। तो दोनों का डोमेन क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो जब इसका भी रियल है और इसका भी रियल है तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा, रियल। तो कहने का मतलब डोमेन ऑफ f, ये तो क्या हो गया भैया, रियल। रेंज की बात करें तो ये मुझे अच्छे से पता है कि sin² x + cos² x क्या होता है, 1। sin² x + cos² x क्या होता है, 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x में आप इसमें x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, इसका आंसर हमेशा कितना आना है, 1। तो इसका रेंज कितना होगा भैया, 1। फिर डोमेन ऑफ g करें तो डोमेन ऑफ g फंक्शन क्या है, gx = 1, तो उसमें तो कुछ ही पुट करो, क्योंकि ये क्या है,
कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल, और रेंज क्या होगा इसका, रेंज इसका होगा 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का रेंज सेम है, दोनों फंक्शन सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। रीजन क्या है कि जैसे मान लो थर्ड क्या कहता था कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, तो एक्स जो इनके डोमेन में है तो एक्स यहां से पुट करेंगे और इसका डोमेन क्या है दोनों का, रियल। तो जैसे मान लो मैंने -5 पुट किया तो सीधा सा जैसा है भाई, यहां मैं कुछ भी पुट करूं इसका आंसर तो आना हमेशा 1 है, और यहां मैं कुछ भी पुट करूं इसका भी आउटपुट आना तो 1 ही है, तो इसकी वैल्यू यही तो आएगी ना। तो कहने का मतलब आप दोनों में x की जगह कुछ भी पुट करो आंसर हमेशा 1 ही आना है, ठीक है ना। दोनों का आंसर कितना आना है, 1 ही आना है, मतलब हर इनपुट के करस्पॉन्डिंगली दोनों का आउटपुट भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट्स वाई जो ये एफ एक्स और जी एक्स है ये क्या है, आइडेंटिकल फंक्शन या इक्वल फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिस एफ एक्स और जी एक्स, तो सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं, चलो के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x+1 इंटू x+2, ये तो हो गया एफ एक्स। इसकी बात करें ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये एफ एक्स हो गया आपके और जी एक्स हो गया आपका x-2। ठीक है, चलिए सॉरी। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बताओ ये आइडेंटिकल है कि नहीं, तो डोमेन और रेंज, तो पहले इसका डोमेन बताएंगे। तो इसका डोमेन देखो भाई, अब मैंने आपसे कहा था कि आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, कर तो सकते हो लेकिन इसको कैंसिल करके क्या लिखोगे फिर आप, यदि आप इसे कैंसिल करते हो तो आप ऐसा लिखना पड़ेगा आपको कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू x-2 अपॉन x+1 एंड x नॉट इक्वल्स टू -2। जो कैंसिल हुआ है ना वो जीरो नहीं हो सकता, तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। अब इस केस में ये दोनों फंक्शन सेम है, आप इसको ऐसा लिखो या इसको ऐसा लिखो, एफ एक्स को एक ही बात है, ठीक है। बट आप ये हटा दोगे तो फिर इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। चलिए तो डोमेन देखें, तो डोमेन क्या कहता है भैया कि फंक्शन को बिना चेंज किए, ठीक है ना, ये फैक्टराइज तो कर सकते हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई, एक ही बात है वो तो बिना चेंज किए उसका डोमेन बताओ, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, मतलब आप सब कुछ पुट करो बट केवल -1 और -2 को आप इसमें से हटा दो, ठीक है। दैट्स योर डोमेन फॉर दिस। इसकी बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा भाई, इसका डोमेन हो जाएगा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, मतलब -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ ही पुट करो रियल -1, तो दोनों का डोमेन ही अलग अलग आ रहा है, और जब डोमेन ही डिफरेंट है दैट्स वाई आप फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, चाहे इसका रेंज सेम हो वैल्यूज सेम हो, उससे मतलब नहीं है, जब डोमेन ही अलग अलग, तीनों कंडीशन होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं 3 में से 2 हो गई तो एक नहीं, तीनों के तीनों कंडीशन परफेक्ट होनी चाहिए, ये जो तीनों कंडीशन थी तीनों कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन अलग अलग है इसलिए ये फंक्शन भी आइडेंटिकल नहीं है, तो तीनों आइडेंटिकल नहीं थे और ये वाला इक्वल था, ठीक है। चलिए तो मुझे लगता है आपको ये दो फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, जब भी आपके पास यदि मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ये कुछ भी नहीं है फालतू, आपके पास केवल इतना क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है आगे कुछ भी, तो आपको करना क्या है, पहले इसको फैक्टर करोगे, इसको कैंसिल कर दोगे, तो फिर आप इस फंक्शन को आगे ऐसा लिखोगे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू x-2 अपॉन x+1 एंड x+2 नॉट इज इक्वल्स टू 0, या फिर x नॉट इक्वल्स टू -2, ठीक है। फिर आगे यूज लोगे इस फंक्शन को, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए 1 2 3 4 आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एंड बी में ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल कांस्टेंट फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। देखो आप कैसे करना है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स आर देयर एंड इन सेट बी ए बी सी डी ई एंड एफ 6 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है भैया कितने पॉसिबल कांस्टेंट फंक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है ना। चलो सबसे पहली बात तो करें अपन फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है भैया, फंक्शन ये होता है कि सेट ए के हर एलिमेंट की बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की, और यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट का रिलेशन केवल एक ही एलिमेंट से होना चाहिए, एक एलिमेंट का रिलेशन मल्टीपल एलिमेंट से नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ के मल्टीपल एलिमेंट का रिलेशन एक से हो सकता है, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो क्या होता है भाई फंक्शन की हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, मतलब सेट ए के हर एलिमेंट का
सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए और एक ही यूनिक रिलेशन होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट का मल्टीपल रिलेशंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो फंक्शन था। अब वो कह रहे कांस्टेंट, तो मैंने कांस्टेंट फंक्शन क्या कहता है कि हर इनपुट के रिगार्डिंग, हर इनपुट के लिए आपके पास एक ही आउटपुट आना है। तो मैंने माना कि आउटपुट ए आना है, तो 1 का रिलेशन ए से होगा, तो 100% 2 का रिलेशन भी ए से ही होगा, 3 का भी ए से ही होगा, 4 का भी ए से ही होगा। तो ये एक फंक्शन, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 2 3 का तो ए से हो गया और 4 का डी से हो गया, तो फिर वो कांस्टेंट कहाँ हुआ? ठीक है ना, फिर कांस्टेंट कैसे हुआ? अभी के केस में तो क्या है, ये कांस्टेंट ऐसे है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, कि आप x की जगह कुछ भी पुट करो आपको हमेशा a ही मिलना है। ठीक है, या ये हो सकता था कि a की जगह मैं कहता कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू बी, कि b है, तो उस केस में क्या होता है, सबका रिलेशन किससे होता? b से होता, या फिर c से होता, या फिर तीसरा ऐसा हो सकता था कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, कि जो वैल्यू है, जो आउटपुट आना है वो c हो। तो कहने का मतलब है कि इसमें कितने फंक्शंस पॉसिबल है? एक फंक्शन तो ऐसा पॉसिबल है, एक फंक्शन आपका तरह का पॉसिबल है कि 1 का रिलेशन b से, 2 का b से, 3 का b से और 4 का भी b से। दूसरा ये तीसरा रिलेशन ऐसा पॉसिबल है कि 1 का रिलेशन c से, 2 का भी c से, 3 का भी c से और 4 का भी c से। तो कुल मिला के हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर? 6 फंक्शंस आर देयर। मतलब कितने कांस्टेंट फंक्शंस पॉसिबल है? 6 कांस्टेंट फंक्शन पॉसिबल है। तो अब आप ये याद रखो कि जितने भी एलिमेंट सेट बी में है ना, सेट बी में जितने एलिमेंट्स है ना, उतने कांस्टेंट फंक्शन पॉसिबल है। ये आपका आंसर है सीधा सीधा। ठीक है, चलो कैसे है वो भी मैंने समझा दिया। द नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन पॉसिबल, अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आर रियल है, एक फंक्शन है जो कि कहां से कहां तक है फंक्शन? आर टू ए, आर से ए में है, मतलब रियल नंबर से सेट ए में है। तो और ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कितने कांस्टेंट फंक्शन पॉसिबल है? तो कितने कांस्टेंट फंक्शन पॉसिबल है? 8। मैंने आपसे कहा था कि बाद वाले सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, उतने कांस्टेंट फंक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक बार समझा देता हूं। वो ऐसे है, जैसे एक सेट ये रहा, इसमें तो रियल मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट इसमें तो 1 3 5 7 9 11 13 और 15 ऐसे हैं। तो क्या होगा भाई, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सबकी कोई ना कोई तो इमेज होगी 100%, तभी वो फंक्शन होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इसमें, उन सबकी रिलेशन किससे होगा? कांस्टेंट होने के लिए किसी एक ही एलिमेंट से होगा, तो या तो 1 से होगा, तो उस केस में ये एक फंक्शन हुआ, या फिर उसका रिलेशन 3 से होगा, तो उस केस में ये 2 फंक्शन हो गए टोटल। तो इसी तरह से 5 7 9 11 13, तो इनको काउंट कर लेंगे, 3 3 6 2 8। तो हाउ मेनी कांस्टेंट फंक्शंस आर देयर? 8। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि यहाँ पर इस वाले सेट में जितनी भी एलिमेंट्स हैं ना, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सबका रिलेशन किसी एक ही एलिमेंट से होगा, तभी वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो जैसे मैंने मान लिया कि 1 से है, तो सबका रिलेशन 1 से, तो वो एक ही तो फंक्शन काउंट होगा। अब इसमें चाहे करोड़ों एलिमेंट है, अपने को उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे उसका आउटपुट एक ही आना है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी का आ गया किसी का नहीं है, नहीं, सबका रिलेशन होना चाहिए, सबका इमेज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। ठीक है, इसलिए आंसर क्या आएगा? 8। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो सेकंड एलिमेंट होता है उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट फंक्शन का आंसर होता है। थर्ड क्वेश्चन कि y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है, ठीक है, a और b रियल है, ठीक है, लीनियर फंक्शन, ठीक है भाई, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन वो होता है फंक्शन जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, फंक्शंस जिनका ग्राफ क्या हो? स्ट्रेट लाइन हो, उन्हें अपन लीनियर फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, अब लाइन चाहे ऐसे हो, वर्टिकल हो, टेढ़ी हो, कैसी भी हो, ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन कहते हैं। और ये कह रहा है कि मोड ऑफ a माइनस बी का वैल्यू 4 है, तो बताओ कि b की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, b की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले तो देखो, ये कह रहा है कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है ना, वो लीनियर फंक्शन है। तो यदि ये लीनियर है ना, तो लीनियर का मतलब होता है जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका होता है भाई? लीनियर इक्वेशंस का होता है। बट एक्चुअली ये तो क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? ये टर्म जीरो होनी चाहिए। इस फंक्शन के लीनियर होने के लिए इसमें जो ये स्क्वायर वाली टर्म है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये जीरो होनी चाहिए। तो देखो ये जीरो कैसे होगी भैया? कि a माइनस 2 की वैल्यू जीरो।
तो अपने आप 0 हो जाएगा। मतलब a का वैल्यू तो कितना हो गया अपने पास, 2 हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर अपन कुछ नहीं बता सकते कि b का वैल्यू क्या होगा, तो इस रिलेशन से तो ये a की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मोड ऑफ 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4, तो b की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। a का वैल्यू 2 यहाँ से पुट किया मैंने, तो मोड को रिमूव करने का तरीका क्या था, हटा दो और यहाँ प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा 2, या तो सिंपल माइनस बी प्लस माइनस 4 और ये माइनस 2 उधर शिफ्ट हो गया, तो माइनस बी का वैल्यू क्या क्या हो गया भाई, प्लस लेंगे तो 2 हो गया और माइनस लेंगे तो माइनस 6 हो गया। तो b का वैल्यू कितना आएगा, -2 और 6। आंसर इज -2 और 6, दो वैल्यूज पॉसिबल है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रूव दैट दिस, ठीक है। ये मॉड्यूलस का एक क्वेश्चन था, इसको भी देख लेते हैं। प्रूव दैट कि ऐसा होगा, तो देखो इसको आप क्या लिखोगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर और ये मोड सॉरी स्क्वायर रूट। सिमिलरली दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बस आपको ये समझाना है यहाँ पर कि जो एक्स स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट कभी भी करेंगे ना, तो वो मोड ऑफ एक्स होता है भैया। क्या होता है, मोड ऑफ एक्स। उसको आप एक्स नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का जब मोड करोगे तो कितना आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स माइनस 1 और माइनस ये होगा मोड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है इधर, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x का वैल्यू इतना है ना भैया, तो प्रूव करो कि इस पूरे की वैल्यू -2x होगी, ठीक है। तो x का वैल्यू -1 से 1, तो अब देखो मोड को हटाने का तरीका क्या है, खोलने का तरीका क्या था कि x की वैल्यू -1 से 1 आप ना कुछ भी पुट करो। चलो इसको ऐसे समझो आप, ये कहां पर 0 होगा, 1 पर, और ये 0 कहां पर होगा, -1 पे। तो नंबर लाइन पे ये -1 और ये 1, तो मतलब इन दोनों -1 और 1 ने इस नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 3 केस बनेंगे। पहला केस -1 से छोटा, दूसरा केस -1 से 1, तीसरा केस 1 से बड़ा। वो केस कौन सी बात कर रहा है, सेकंड वाले केस की, कि -1 से 1। तो कहने का मतलब -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू उसमें पुट करो। तो देखो यदि मैं -1 से 1 कोई भी वैल्यू ले लूँ, 0 ले ली, तो 0 पुट करने पर ही क्या होगा, माइनस। माइनस होगा तो मोड क्या कहता है, यदि मेरे अंदर की वैल्यू माइनस है तो मुझे एक माइनस उधार दे दो भैया, तो दे दिया। 0 इसमें पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रही, तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, मोड हट जाएगा एज इट इज। यदि इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 to 1 कैंसिल, -2x। तो यही आपको प्रूव करना था। क्लियर। तो यहां पर जो बेसिक था वो ये था कि इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो मोड ऑफ एक्स आएगा, मतलब मोड ऑफ x माइनस 1 आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक छोटा कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि सर आपने बोला कि -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, तो ऐसा हो सकता है क्या, केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं कि इसमें मैंने -1 से 1 में कोई वैल्यू पुट करी, तो किसी के लिए तो पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव नहीं। इसने नंबर लाइन को 3 ही पार्ट्स में डिवाइड किया था, 1 और -1, तो -1 और 1, तो 3 ही पार्ट्स थे, इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए। तो अपन जैसे इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट के लिए यदि पॉजिटिव है तो पूरे के लिए पॉजिटिव होगा, और यदि नेगेटिव है तो पूरे के लिए नेगेटिव होगा। सिमिलरली इस पार्ट के लिए यदि ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा, सारी वैल्यूज के लिए। कौन सी वैल्यूज के लिए, इन वाली वैल्यूज के लिए, मतलब -1 से 1 के लिए। सिमिलरली इसका भी है कि मान लो इन वैल्यूज के लिए यदि पॉजिटिव है तो पूरी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव रहेगा, ऐसा नहीं कुछ के लिए पॉजिटिव कुछ के लिए नेगेटिव, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो नंबर लाइन से अपन चेक कर सकते हैं कि उसने कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। क्लियर।